दोस्तों, कल तक डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये मैसेज दे रहा था कि अमेरिका ने ईरान को ऑलमोस्ट घुटनों पर ला दिया है। क्लेम्स आ रहे थे कि स्ट्राइक्स सक्सेसफुल है, टारगेट्स हिट हो चुके हैं और वॉर का मोमेंटम वॉशिंगटन के पास है। लेकिन फिर अचानक पिक्चर बदल गई। अब ट्रंप खुद बाकी देशों को बुला रहा है, नेटो को वार्निंग दे रहा है, चाइना को भी कह रहा है कि आगे बढ़ो। जापान, साउथ कोरिया, यूके, फ्रांस सबको पुश किया जा रहा है कि आओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को सिक्योर करो। यानी सवाल सीधा है, अगर सब कंट्रोल में था तो अब हेल्प की इतनी अर्जेंसी क्यों आ गई? आज की पूरी स्टोरी इसी कॉन्ट्राडिक्शन को समझने की है। वेस्ट एशिया का ये वॉर अब सिर्फ ईरान और अमेरिका की स्ट्राइक्स का इशू नहीं रहा। अब असली प्रेशर एक जगह जम गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये वो नैरो सी रूट है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल और एलएनजी गुजरता है। जब ये रूट प्रेशर में आता है तो सिर्फ गल्फ नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, शिपिंग महंगी हो जाती है और एनर्जी इंपोर्ट करने वाले देश टेंशन में आ जाते हैं। इसी बैकग्राउंड में ट्रंप ने नाटो को वार्निंग दी। ट्रंप ने कहा कि अगर अलाइज अब अमेरिका की हेल्प के लिए आगे नहीं आते तो नाटो का फ्यूचर वेरी बैड हो सकता है। साथ ही उसने चाइना, यूके, फ्रांस, जापान और साउथ कोरिया का नाम लिया और कहा कि जो कंट्रीज हॉर्मस से बेनिफिट लेती है उन्हें इस रूट को खोलने में हेल्प करनी चाहिए। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है। ट्रंप का टोन सिर्फ 2 दिन में चेंज हो गया। पहले नैरेटिव ये था अमेरिका स्ट्रांग है, स्ट्राइक सक्सेसफुल है, ईरान वीक हो रहा है। अब नैरेटिव ये हो गया हमने सबके लिए इतना किया, अब तुम हमारे लिए क्यों नहीं आ रहे? जियोपॉलिटिक्स में जब कोई लीडर जीत की बात करने के तुरंत बाद अलाइज पर प्रेशर डालने लगे तो समझ लो ग्राउंड रियलिटी पॉलिटिकल स्टेटमेंट से अलग चल रही है। क्योंकि अगर हॉर्मस को खोलना इतना आसान होता तो अमेरिका खुद कर लेता। यूएस नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी मानी जाती है। रीजन में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स ऑलरेडी मौजूद है, डिस्ट्रॉयर्स है, सबमरीन्स है और एयर पावर भी है। फिर भी वॉशिंगटन को दूसरे देशों की हेल्प की जरूरत क्यों पड़ रही है? जवाब सिंपल है, जियोग्राफी और एसिमेट्रिक वॉरफेयर। मैप पर देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कोई खुला समंदर नहीं है, ये एक चोक पॉइंट है। नैरो वाटर्स, कोस्ट के पास मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन्स, नेवल माइंस और फास्ट अटैक बोर्ड्स, ये सब मिलकर इस एरिया को डेंजरस बना देते हैं। इसीलिए ईरान का प्रेशर इतना इफेक्टिव हो जाता है। ये सिर्फ एक नेवल बैटल नहीं है, ये एक चोक पॉइंट प्रेशर स्ट्रेटेजी है। और यहीं से ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन समझ आती है। ट्रंप ने पब्लिकली बोला कि जो कंट्रीज इस रूट पर डिपेंडेंट है उन्हें खुद आगे आना चाहिए। सरफेस पर देखो तो ये बात लॉजिकल लगती है। जापान को गल्फ ऑयल चाहिए, साउथ कोरिया को एनर्जी चाहिए, यूरोप को स्टेबल ऑयल प्राइसेस चाहिए, चाइना भी गल्फ ऑयल पर डिपेंडेंट है। तो फिर सब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन सबको एक बात समझ आ रही है, हॉर्मस की पॉलिसिंग और हॉर्मस की वॉर अलग चीजें हैं। अगर आप पायरेसी रोकने जा रहे हो तो रिस्क एक लेवल का होता है, लेकिन अगर आप उस स्ट्रेट में जा रहे हो जहां मिसाइल्स, ड्रोन्स और माइंस एक्टिव हो तो आप सीधा वॉर जोन में एंटर कर रहे हो। इसीलिए यूएस की कॉल के बाद काफी अलाइज हेजिटेंट दिख रहे हैं। जापान ने क्लियरली कहा कि अभी वो हॉर्मस एस्कॉर्ट मिशन प्लान नहीं कर रहा। यूरोप के कई देश जैसे जर्मनी और इटली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को लेकर हेजिटेंट है। यूके और कुछ और कंट्रीज डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी पीछे हट गया। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग लेयर है। ट्रंप ने सिर्फ यूरोप को नहीं, चाइना को भी प्रेशर किया। उसने कहा कि चाइना भी हॉर्मस ऑयल पर हेविली डिपेंडेंट है, इसलिए बीजिंग को भी रोल लेना चाहिए। लेकिन चाइना का कैलकुलेशन अमेरिका से अलग है। बीजिंग डायरेक्ट यूएस लीड मिलिट्री मिशन में फंसना नहीं चाहता। उसका फोकस एनर्जी सप्लाई और लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल एडवांटेज पर है। अगर अमेरिका और यूरोप प्रेशर में है तो चाइना दूर से सिचुएशन ऑब्जर्व करना प्रेफर करेगा। इसीलिए आज जो सीन है वो ट्रंप के लिए पॉलिटिकली डेंजरस है। अगर अलाइज मना कर देते हैं तो ट्रंप को अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को समझाना पड़ेगा कि इतनी बड़ी अमेरिकन मिलिट्री पावर के बाद भी हॉर्मस को खोलने के लिए हेल्प क्यों मांगनी पड़ रही है। और अगर अलाइज आ भी जाते हैं तो भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि फिर बर्डन शेयर होगा, रिस्क शेयर होगा और अगर कुछ गलत होता है तो ब्लेम गेम भी शुरू हो सकता है। इसीलिए कुछ ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि ट्रंप कहीं ना कहीं एग्जिट नैरेटिव ढूंढ रहा है, यानी ऐसा नैरेटिव जहां वो बोल सके हमने अपना काम कर दिया, अब बाकी दुनिया अपने हिस्से का काम करे। लेकिन यहाँ एक और चीज समझना बहुत जरूरी है। हॉर्मस क्राइसिस सिर्फ एक मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट भी है। जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अनस्टेबल होता है सबसे पहला रिएक्शन ऑयल मार्केट्स में दिखता है। ट्रेडर्स पैनिक करते हैं, इंश्योरेंस रेट्स बढ़ जाते हैं और शिपिंग कंपनीज रिस्क प्रीमियम चार्ज करने लगती है। मतलब सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन ही प्रॉब्लम नहीं होते, ग्लोबल सप्लाई चेन भी हिल जाता है। इसीलिए दुनिया के बड़े एनर्जी इंपोर्टर्स इस सिचुएशन को बहुत केयरफुली देख रहे हैं। जापान और साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज हेविली गल्फ
सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट है। यूरोप भी काफी हद तक मिडिल ईस्ट एनर्जी पर रिलाई करता है, लेकिन फिर भी ये कंट्रीज डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार नेवल कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गया तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। हॉर्मज एक ऐसा चौक पॉइंट है जहां छोटा इंसिडेंट भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। एक ड्रोन अटैक, एक माइन ब्लास्ट या एक मिसाइल स्ट्राइक और फिर रिटेलिएशन का चेन स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आज जो सिचुएशन बन रही है वो सिर्फ एक नेवल मिशन का इशू नहीं है, ये एक्चुअली एक ग्लोबल रिस्क कैलकुलेशन बन चुका है। हर कंट्री ये देख रही है कि अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट में ओपनली एंटर करेगी तो उसका कॉस्ट क्या होगा, मिलिट्री भी, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी। और इसी कैलकुलेशन की वजह से ट्रम्प को आज इतना एग्रेसिवली अलाइज को पुश करना पड़ रहा है, क्योंकि जब ग्लोबल पावर्स रिस्क देखने लगते हैं तो सपोर्ट देने से पहले वो 2 बार सोचते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए, ईरान को कमजोर समझने की। अगर ईरान वीक होता तो आज भी यूएस प्रेसिडेंट को इतनी अर्जेंसी में कोलिजन बनाने की बात नहीं करनी पड़ती। रियलिटी ये है कि ईरान ने हॉर्मस की ज्योग्राफी, ड्रोन्स, मिसाइल्स और माइंस का यूज करके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जहां सुपर पावर को भी कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ रही है। ये सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटी का गेम नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक लेवरेज का गेम है। अब नाटो वाले एंगल पर वापस आते हैं। ट्रम्प का नाटो के साथ फ्रस्ट्रेशन नया नहीं है, वो पहले भी डिफेंस स्पेंडिंग और बर्डन शेयरिंग को लेकर कंप्लेन करता रहा है, लेकिन अब जो टोन आई है वो ज्यादा एग्रेसिव है। यूरोप के लिए प्रॉब्लम सिंपल है, वो एनर्जी शॉक से बचना भी चाहते हैं, लेकिन यूएस ईरान वॉर में डायरेक्टली घुसना भी नहीं चाहते। इसीलिए उनका इंस्टिंक्ट डिप्लोमेसी है, डिप्लॉयमेंट नहीं। और फिर इंडिया का एंगल भी इंटरेस्टिंग है। ट्रम्प ने पब्लिक प्रेशर लिस्ट में इंडिया को उतना एग्रेसिवली हाईलाइट नहीं किया जितना जापान, चाइना या यूरोप को। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि इंडिया क्विकली अपनी एनर्जी स्ट्रेटेजी मैनेज कर रहा हो। तो अब एक्चुअल बैटलफील्ड क्या है? क्या ये ईरान के खिलाफ क्लीन मिलिट्री विक्ट्री का सीन है? नहीं। क्या ये सिर्फ अलाइज की फेलियर की कहानी है? वो भी नहीं। असली स्टोरी ये है कि अमेरिका एक ऐसे चौक पॉइंट क्राइसिस में फंस गया है जहां नेवल पावर होने के बाद भी कंट्रोल इजी नहीं है, जहां जियोग्राफी गेम चेंज कर देती है, जहां अलाइज बेनिफिट तो सब लेते हैं लेकिन फ्रंट लाइन रिस्क शेयर करने के लिए रेडी नहीं होते। इसीलिए ट्रम्प की लैंग्वेज बदल रही है। कल तक वो जीत की स्टोरी बेच रहा था, आज वो अलाइज से हेल्प मांग रहा है, कल शायद वो ब्लेम नैरेटिव बिल्ड करे। और इसीलिए दुनिया को अब एक चीज देखनी चाहिए, क्या अमेरिका हॉर्मस को खोलने के लिए कोलिजन बना पाएगा, या फिर ये क्राइसिस एक और चीज प्रूव करेगा कि सुपर पावर होने के बाद भी दुनिया के हर चौक पॉइंट पर कंट्रोल पॉसिबल नहीं होता। और अगर अलाइज पीछे ही रहे तो ट्रम्प के पास 2 ही ऑप्शंस बचेंगे, या तो एस्केलेशन बढ़ाओ या फिर नैरेटिव बदलो। और दोनों केस में एक बात क्लियर है, वेस्ट एशिया की ये वॉर अब सिर्फ मिसाइल की वॉर नहीं रही, अब ये वॉर अलायंसेज, सी रूट्स और ग्लोबल एनर्जी प्रेशर की वॉर बन चुकी है। और ट्रम्प की वार्निंग सिर्फ नाटो को दिया गया स्टेटमेंट नहीं है, वो एक्चुअली उसकी फ्रस्ट्रेशन का पब्लिक सिग्नल है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनामिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।